नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। हम करंट देख लेते हैं। कुछ फैक्ट है, ज़्यादा डीपली नहीं है। जो डीपली रहता है मैं उसको अलग से एक वीडियो के द्वारा आपको सेंड करता हूँ। तो फैक्ट देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले एक नाम आ रहा है मीडिया में, बिनाई, क्या बोलेंगे, मीनासे। ये लगातार मीडिया में एक आ रहा है नाम, तो एक साथ दोनों को रखिएगा। बिनाई मीनासे है क्या? ये एक समुदाय है। ये समुदाय कहाँ पे पाया जाता है? आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट है अर्थात उत्तर पूर्वी भारत में। तो उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ में? तो बोलेंगे आप मिजोरम, मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में एक समुदाय है, बिनाई मिनासे। एक समुदाय है जो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। ये क्या है? यहूदी मूल के हैं, अर्थात यहूदी धर्म का पालन करते हैं। अपने आप को इजरायली वंशज मानते हैं, इजराइल के वंश हैं, जो इजरायली वंशज हैं। अब ये क्या है? हमास इजराइल युद्ध में, हमास इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल के साइड से लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इजराइल का समर्थन दे रहे हैं। अभी तक ऐसे लगभग, क्या बोलेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ऐसे लगभग 200 जो है आपके लोग बिनाई मीनासे से जो है आपके बिनाई मीनासे समुदाय के लोग 200 इजराइल जा चुके हैं। इजराइल का समर्थन करने के लिए, हमास के खिलाफ हैं। अब आपको पता है वर्ल्ड में जहाँ भी यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग हैं, वह हमेशा से इजराइल के लिए लड़ाई करते हैं। कोई भी युद्ध इजराइल का हो तो वो इजरायली यहूदी जहाँ भी वर्ल्ड में इसका सपोर्ट करते हैं। तो इसी में से बिनाई मिनासे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं। इनकी जनसंख्या 9,000 से अधिक है। पॉपुलेशन कितना है? तो जनसंख्या बोलेंगे 9,000 से अधिक है। तो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछिएगा हाल फिलहाल में बिनाई मिनासे एक शब्द है, ये है क्या? तो आप बोलेंगे कि एक कम्युनिटी है ये जो यहूदी धर्म का पालन करती है, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहती है। तो पहला फैक्ट आपका ये है। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा फैक्ट है आपका, वो है फ्रांस से रिलेटेड, कि फ्रांस ने क्या किया है। फ्रांस से रिलेटेड है। देखिए, फ्रांस क्या है, 1.7 बिलियन डॉलर का स्पेंडिंग कर रहा है। 1.7 बिलियन डॉलर किस क्षेत्र पे खर्च कर रहा है? तो वह ध्रुव क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए खर्च कर रहा है। ध्रुव क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता है, अनुसंधान। तो फ्रांस 1.7 बिलियन डॉलर का बजट बना लिया, बोल रहा है कि ध्रुव क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे। अब ध्रुव क्षेत्र में जब अनुसंधान करेगा तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि समुद्र में खनिज है, संसाधन है, खनिज व संसाधन, इसका दोहन करना है। क्योंकि लैंड पे देखिए संसाधन समाप्त हो रहे हैं। जो भी संसाधन है, खनिज है, लोहा बॉक्साइट, सब भूमि पे समाप्त हो रहे हैं। अब जो है ऐसे में समुद्री क्या है, एक रास्ता है जहाँ पे संसाधन मिल सकते हैं। तो समुद्र की ओर सारे कंट्री धीरे धीरे भाग रहे हैं। इसमें से फ्रांस भी है। वो अपना मिशन स्टार्ट कर चुका है, समुद्र से खनिज निकालना चाहता है, समुद्री संसाधन का दोहन करना चाहता है। चाहे वो मछली हो या विभिन्न प्रकार के धातु हो या फिर कोयला हो, तेल हो, गैस हो, एनर्जी हो, उस सब समुद्री संसाधन है। तो इसी का दोहन करने के लिए फ्रांस क्या है, 1.7 बिलियन डॉलर का बजट बनाया है। तो 1.7 बिलियन डॉलर का फ्रांस ने बजट बनाया है। फ्रांस अन्य कंट्री को अपने साथ में लेना चाहता है जो इसमें इसका मदद करे। फ्रांस चाहता है कि गठबंधन बनाया जाए देशों का। कौन कौन सा देश शामिल करना चाहता है फ्रांस? कनाडा को, ब्रिटेन को, ब्राजील को। इसके लिए वो लगातार समझौता कर रहा है कि फ्रांस इन देशों के साथ क्या कर रहा है, लगातार समझौता कर रहा है कि इनका एक गठबंधन बना दिया जाए, संगठन हो जाए, गठबंधन हो जाए। ये क्या करे, समुद्री संसाधन का दोहन करे। कहाँ पे दोहन करे? तो ध्रुव क्षेत्र में। अब पर्यावरणविद जो है, ध्रुव क्षेत्र, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अगर ये ध्रुव क्षेत्र में खनन करते हैं तो वहां पे बर्फ का क्या होगा? फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि बर्फ का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मानव के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन कैसे होंगे वहां पे। इसका विरोध कर रहे हैं पर्यावरणविद। पर्यावरणविद बोल रहे हैं
जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं कि बंद करे फ्रांस या कोई भी कंट्री ध्रुव क्षेत्र में खनन करना। अब एक बार हम समझते हैं थोड़ा सा जियोग्राफी से। जो आपका मान लेते हैं कि एक ध्रुव क्षेत्र है जो बर्फ से ढका हुआ है। ध्रुव क्या है, बर्फ से ढक जमे हुए हैं। पता है, बर्फ की मोटी मोटी सीलियां हैं, ग्लेशियर है पूरा। तो ग्लेशियर है, बर्फ की चादर है, बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है। अब देखिए करते क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन है जो वायुमंडल है, पृथ्वी का तापमान है, उसको बनाए रखना। अब एक सन की किरण है, जो सनलाइट है, इस पे पड़ती है। जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये क्या करते हैं, बर्फ की चादर है तो सन की किरण को वापस भेज देते हैं अंतरिक्ष में। अर्थात अंतरिक्ष में जो सन की किरण है वो वापस चली गई। तो मान लेते हैं सूर्य से आ रहा था ऐसे करके, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है ये, इसका एक वायुमंडल है। ठीक है। तो सनलाइट वापस से अंतरिक्ष में चला जा रहा है, किसके माध्यम से, बर्फ के माध्यम से। तो बर्फ के माध्यम से वापस चला जा रहा है। देखिए फिर से एक बार समझते हैं। जो एक ध्रुव की चादर है, ध्रुव है क्या, बर्फ की एक चादर है, पूरा ग्लेशियर और बर्फ से ढका है। बर्फ की 2-2 किलोमीटर तक मोटी परत है, कहीं कहीं तो 4 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है। अब यहाँ पे सनलाइट पड़ते हैं, सनलाइट को वापस बर्फ क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो जितना सनलाइट पड़ रहा था उतना ही वापस चले गए। इस घटना को बोलते हैं एल्बिडो। एक शब्द आएगा एल्बिडो, तो ये भी नाम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एल्बिडो क्या होता है कि वापस सूर्य की किरण का वापस चला जाना अंतरिक्ष में, एल्बिडो कहलाता है। एक मैप से कि सन की किरण पड़ रही है पृथ्वी पे, पृथ्वी का एक वायुमंडल है, आवरण है, और ध्रुव की चादरें क्या कर रही है, उसे अंतरिक्ष में वापस कर दे रही है सनलाइट को, तो एल्बिडो कहलाता है। जब ये बर्फ की चादर पिघल जाएगी किसी कारण से, किसी भी गर्मी से पिघल जाती है, या कोई जहाज इसे तोड़ देता है, मान लेते हैं कि एक जहाज से बर्फ की चादर को तोड़ दे, या फिर खनन करने के लिए बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो क्या होगा, सनलाइट वापस अंतरिक्ष में जा पाएगी, बिल्कुल नहीं जा पाएगी। जब सनलाइट नहीं जा पाएगी तो सूर्य की किरण लगातार धरती पे आती रहेगी, और इससे क्या है, बर्फ पिघलते रहेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। अंत में समुद्र का स्तर जब बढ़ जाएगा तो आसपास के देश क्या है, डूब जाएंगे, ये तट डूब जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या हो गया, जो तट वाले इलाके हैं या द्वीप देश हैं वो डूब जाएंगे। जैसे भारत का मुंबई बंदरगाह है, वो डूब जाएगा। तो ये मामला है। पर्यावरणविद का कहना है ध्रुव एक सेंसिटिव जोन है पर्यावरण के हिसाब से। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्लाइमेट को बनाए रखता है, तापमान को बनाए रखता है। अगर इस तरीके से फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा करेंगे तो ये ध्रुव की चादर का क्या होगा, और ओवरऑल क्लाइमेट का क्या होगा। तो ये मामला है, आप बोलेंगे फ्रांस से रिलेटेड। अब एक देखिए यहाँ पे चाइना में है एक मामला, चक्रवात तूफान से रिलेटेड है। चाइना इस समय ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक कहर झेल रहा है। चाइना ने डेवलपमेंट किया लेकिन पर्यावरण को ताक पे रख के, अर्थात प्रकृति का उल्लंघन करके चीन ने विकास किया, उसका परिणाम अब चीन भोग रहा है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, चीन में चक्रवात। तो इस बार जो चक्रवात आए हैं अभी, इसका नाम है तालीम, याद रखिए चक्रवात का नाम है तालीम। ये चक्रवात है, उष्णकटिबंध चक्रवात बोलेंगे आप इसे। तो चक्रवात बनते क्यों हैं, ये बनते हैं आपके कम दबाव के कारण, कार्योलेसिस बल के कारण। वो आप मैं जियोग्राफी में बाद में डिटेल से बताऊंगा कि कार्योलेसिस बल क्या होते हैं। बस इतना याद रखिए कि गोला गोला घूमना एक बल लग रहा है, जो किसी भी वायु को, जैसे वायु सीधी आ रही थी, ये वायु है, इस वायु को गोला घुमाने के लिए बल चाहिए, कार्योलोसिस बल, कार्योलेसिस बल। प्लस और कुछ चाहिए चक्रवात बनने के लिए, जैसे कि समुद्र का स्तर, अर्थात आर्द्रता चाहिए, एक पानी चाहिए होगा, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा मेन है। कार्योलेसिस बल जो सीधी वायु को गोला गोला घुमा दे एक सर्कल, तो ऐसे करके धीरे धीरे चक्रवात बन जाते हैं। ये है चक्रवात आपका। तो यही चक्रवात आ रहा है चाइना के दक्षिण वाले इलाके में, तो दक्षिण चीन में आ रहे हैं आपके। चाइना का अपने देखेंगे तो चीन में क्या है, ये पूरा दक्षिण इलाका है,
तो दक्षिण चीन में चक्रवात आ रहे हैं, इसका नाम है तालिंग चक्रवात। तो इससे क्या है, चाइना को भारी नुकसान हुआ है और नुकसान होने की और संभावना है। सबसे पहले देखिए, बाढ़ आ रहे हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होगी चाइना में मात्र 4 से 5 दिन के अंदर। फलस्वरूप बाढ़ आ गया, इस इलाके में बाढ़ आएंगे। बाढ़ आने से क्या होगा, जनधन की हानि होगी, ट्रेन कैंसिल हुए, इससे अलग से नुकसान, ट्रेन कैंसिल है, पुनः फ्लाइट कैंसिल है, जो भी हवाई जहाज जा रहे थे वो भी कैंसिल हो गई। इसके साथ साथ हांगकांग का स्टॉक मार्केट, जो हांगकांग है वर्ल्ड में अपने शेयर के लिए जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, तो इसका पूरा शेयर मार्केट ही बंद हो गया। जो शेयर मार्केट थे वो क्लोज हो गया। $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है एक दिन में। एक दिन में बंद होने का नुकसान झेलना पड़ा। साथ साथ में जो मछली उद्योग है, फिश उद्योग है, बंदरगाह उद्योग है, फिश उद्योग, बंदरगाह उद्योग, ये सब बंद हो गए। ध्यान से देखिए, एक चक्रवात से क्या क्या हो रहे हैं। तो तालिन चक्रवात है, इसकी गति है 137 किलोमीटर पर घंटे, एक घंटे में 137 किलोमीटर बढ़ रहा है। अब ये पूरा जो दक्षिण चीन है, दक्षिण चीन को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। दक्षिण चीन में ही आपका हांगकांग है, शेयर मार्केट बंद हो गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल है, बाढ़ आ रहे हैं। इसके बाद फिश वाला धंधा, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, या फिशरी उद्योग है, पोर्ट उद्योग है, जो भी माल आ रहे हैं जा रहे हैं कंटेनर भर के, सब हाल्ट चले गए। अगर एक हफ्ते ऐसा रहा सिचुएशन, एक हफ्ते तक तो ऑलमोस्ट रहती है चक्रवात, अगर इस तरीके से स्थिति बने रहे तो $1 बिलियन का नुकसान होगा। क्या बोलेंगे, $1 बिलियन का नुकसान, प्लस कितने लोग मरेंगे अलग से। अब बाढ़ आएगा तो पानी भी जमा होंगे, मच्छर, डेंगू जैसे चिकनगुनिया, बहुत सारी बीमारियां फैलेगी, बीमारी पे अलग से खर्च होंगे। तो ओवरऑल चीन में क्या है, आपके चक्रवात का असर है। दूसरे साइड उत्तर उत्तर पश्चिम चीन में एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जहाँ पे गर्मी, भीषण गर्मी लग रही है। गर्मी रिकॉर्ड हुआ है जिंजियांग प्रांत में 52.3 डिग्री सेल्सियस। 52 डिग्री सेल्सियस, जो मानव टेम्परेचर झेल भी नहीं सकता है। कुछ आदिवासी हैं जो झेल सकते हैं, अदरवाइज 52 डिग्री का टेम्परेचर मानव नहीं झेल सकता। तो उत्तर पश्चिम चीन में इस समय तापमान 52 डिग्री चल रहा है। तो एक साइड चीन में गर्मी है, भीषण गर्मी, दूसरे साइड चीन में बाढ़ आ रहे हैं। तो चाइना जो डेवलपमेंट किया वो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके किया, और प्रकृति का प्रकोप अब इसे बार बार झेलना पड़ रहा है। तो ओनली चीन ही नहीं है, भारत में भी लगातार प्रकृति का कहर जारी है, इवन सारे वेस्टर्न कंट्री में भी। तो ये है आपका कुछ फैक्ट, आपको नाम याद रखना होगा चक्रवात का। तालिम चक्रवात मैच करने के लिए दे सकता है कहाँ पे है, चक्रवात का क्या क्या प्रभाव है, आप देख लिए। अब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से एक खबर है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशियाई कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान तान है ये, कहाँ पे ये कंट्री है, चौथा है ये। तो ये एक सेंट्रल एशिया की कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। इसने क्या किया है, कोरोना शब्द बोलने को प्रतिबंध लगा दिया है। जो कोरोना बोलेगा उसे जेल की सजा होगी। तो कोरोना शब्द पे ही प्रतिबंध लगा दिया है तुर्कमेनिस्तान में। किसी भी मीडिया में कोरोना शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस हो या डोमेन हो आपका, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, कोरोना शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान की सरकार का कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, लोगों का भ्रम है, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, कोरोना के माध्यम से लोग गए गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, कोरोना कुछ है ही नहीं। तो वो गलत सूचना फैला रहे हैं, लोग डर रहे हैं। दूसरा है, तुर्कमेनिस्तान की सरकार का कहना है कोई मास्क पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भी मास्क नहीं पहनेगा, कोई भी मास्क नहीं पहनेगा, मास्क पहनने पे भी प्रतिबंध है। इस तरीके से तुर्कमेनिस्तान हाईलाइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हाल फिलहाल में किस कंट्री ने कोरोना सब पे प्रतिबंध लगा दिया है, कोरोना बोलने पे प्रतिबंध लगा दिया, मास्क पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप बोलेंगे तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान की सरकार का खूब आलोचना भी हो रहा है, इसके जंग की आलोचना भी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। कई मानव अधिकार संगठन और कंट्री ने बोला है कि कोरोना था, आप जो
साइंटिफिक चीज़ है, तर्क है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते हैं। कोरोना था, इससे कितना 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 40,000 लोग मरे, सॉरी 4 लाख है, 4 लाख लोग मारे गए हैं। तो कोरोना है, कोरोना एक बीमारी है, वायरस से होते हैं। ये दूसरी कंट्रियों का है और मानवाधिकार संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस है, कोरोना से बीमारी होते हैं, कोरोना से 4 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। आप कैसे भ्रम फैला सकते हैं एक सरकार होने के बाद कि कोरोना कुछ नहीं है। तो ये है आपका आज का करंट अफेयर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर के साथ। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू है इसके साथ।